Hello, my dear students. Welcome to VPIC ऑनलाइन क्लासेस. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर. आज क्लास 9th हिंदी ग्रामर के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है, जो आपका आज का शीर्षक है, काव्य सौंदर्य के तत्व. काव्य सौंदर्य के तत्वों में से जो प्रथम तत्व मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ, हो सकता है इसका जो क्रम है वो आगे पीछे हो, लेकिन जो प्रथम तत्व के रूप में हम आज लेकर उपस्थित हैं वो छंद है. छंद को लेकर उपस्थित हुए हैं. काव्य सौंदर्य के तत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कविता की सुंदरता को बढ़ाता है, कविता की सुंदरता में चार चांद लगाता है. इसमें काव्य सौंदर्य के तत्वों में से 3 तत्व आते हैं. एक छंद है, दूसरा रस है और तीसरा अलंकार. तीनों जो तत्व हैं ये कविता की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, इसीलिए इन्हें काव्य सौंदर्य के तत्व कहा जाता है. कविता की सुंदरता को, जैसे किसी महिला को सजाने संवारने में उसके जो बहुत सारे जो तत्व आते हैं, काम आते हैं, बहुत सारे, जैसे लाली है, लिपस्टिक है, या और भी पाउडर है, या फिर पैरों में लगाने वाला महावर है, या फिर सिंदूर है, बिंदी है, जो भी है, ये सारी चीज़ें क्या है, किसी महिला को सजाता है. उसी प्रकार से काव्य सौंदर्य के तत्वों में से रस, छंद, अलंकार जो है वो कविता को सजाते हैं, इसीलिए इसे काव्य का सौंदर्य तत्व कहा जाता है. तो सर्वप्रथम आइए छंद के विषय में देख लेते हैं. छंद का जो अर्थ है, छंद का जो मतलब है, छंद का अर्थ है बंधन. क्या होता है? छंद का अर्थ क्या होता है? बंधन. छंद का अर्थ बंधन है. क्या है? बंधन. छंद जो है वो एक बंधन है. बंधन होता है जो संस्कृत के छिद धातु से मिलकर बना होता है. बंधन इस प्रकार से क्योंकि इसमें वर्णों की जो संख्या है, मात्राओं की जो संख्या है, उसकी गणना लय, ताल, तुक में बंधी हुई कविता जो होती है उसे ही हम छंद कहते हैं. तो बंधी हुई है. छंद का मतलब होता है बंधा हुआ या बंधन. तो वर्णों की संख्या निश्चित रहती है, क्रम निश्चित रहता है, मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है, और लय, ताल, तुक सारी चीज़ें उसमें होती है, जिसके कारण इसे हम छंद कहते हैं. छंद की बात करें, छंद के प्रकार की बात करें तो छंद 2 प्रकार के होते हैं. एक मात्रिक छंद, मात्रिक, और दूसरा है वर्णिक छंद. वर्णिक छंद और मात्रिक छंद. मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना करते हैं. किसी कविता में मात्राओं की गणना करते हैं, जिसमें मात्राओं की गणना करते हैं उसे मात्रिक छंद, और जिसमें वर्णों की गणना करते हैं उसे वर्णिक छंद कहते हैं. वर्णों का मतलब होता है जैसे का, गा, ये वर्ण हैं, इनकी गणना जब हम करते हैं तो इसे हम वर्णिक छंद कहते हैं. तो 2 प्रकार के छंद होते हैं. अब इनके तत्वों के भी विषय में जान लेते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं. तत्वों के अंतर्गत इसमें जो चीज़ें आती हैं, इसमें वर्ण आता है. क्या आता है? वर्ण. उसके बाद दूसरी चीज इसमें आती है गति. तीसरा तत्व है यति. चौथा तत्व तुक, और 5वां पाद या चरण, और छठा तत्व मात्रा. तो ये सारी चीजें हैं. अब इनके विषय में जान लेते हैं. वर्ण क्या होता है? वर्ण आप लोग जानते होंगे कि जो का, खा, गा, घा, अंगा, ये जो हैं ये हमारे क्या हैं? वर्ण होते हैं. क्या होते हैं? वर्ण होते हैं. मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाया गया है. एक मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए एक निश्चित
किए गए चिन्ह को ही हम वर्ण कहते हैं। का, खा, गा, घा, ये एक निश्चित किया गया चिन्ह है। का को हम कैसे पढ़ेंगे, बनाएंगे कैसे, तो ये निश्चित किया गया चिन्ह है जिसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व होता है। क्या होता है? एक ह्रस्व होता है, दूसरा क्या होता है? दीर्घ होता है। क्या होता है? दीर्घ। ह्रस्व मीन्स होता है लघु अर्थात छोटा, और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा या फिर या गुरु, इसे गुरु कहते हैं, गुरु भी कहा जाता है। इसका जो चिन्ह है, इसका चिन्ह ऐसे है पूर्ण विराम की तरीके, और गुरु का जो चिन्ह होता है वो यश के आकार का होता है। गुरु का जो निशान है, चिन्ह है, यश के आकार का होता है। लघु का जो निशान है वो पूर्ण विराम के आकार का होता है। तो किसी भी वर्ण को, इसके बाद दूसरे नंबर पे हम आते हैं गति। जब हम किसी कविता को पढ़ते समय जो तारतम्य, जो स्पीड होती है, जो गति होती है, उसे ही हम गति कहते हैं। कविता को पढ़ते समय जो भी हमारी स्पीड होती है, गति होती है, उसे ही हम छंद में गति कहते हैं। मात्रा की बात अगर यहाँ पे हम यति की बात करें, यति मीन्स होता है विराम। यति मीन्स होता है विराम। जब किसी कविता को पढ़ने के बाद किसी चिन्ह, हमारे जो विराम चिन्ह होते हैं वे लगे होते हैं, और थोड़ी देर के लिए हम कविता को पढ़ते हुए रुकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, थोड़ी देर रुकते हैं, का के बाद थोड़ी देर रुकते हैं, उसे ही हम विराम कहते हैं, यति कहते हैं। लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं रहीमन धागा, पढ़ते चले जाते हैं, उसे गति कहते हैं। रुकने को हम विराम कहते हैं। तो इसके बाद तुक है। तुक का मतलब होता है कोई जो शब्द है या कोई वर्ण है, छंद के चरणों में एक समान उच्चारण वाले शब्दों को, एक समान उच्चारण वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? आने से जो लय उत्पन्न होता है उसे हम तुक कहते हैं। जैसे चारू, भारू, और इसी प्रकार के जो समान तुक वाले शब्द हैं वो अगर आते हैं तो उन्हें तुकांत कहते हैं। अगर परिवारू आ गया और परिवारू के जगह फिर दूसरा जो शब्द है वो कारगर आ गया तो ये अतुकांत हो जाते हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खाते। लेकिन अनुरागा और परागा, जैसे परागा और अनुरागा शब्द दिए गए हैं तो ये मेल खाते हुए, इनकी जो ध्वनि है, शब्दों की जो ध्वनि है वह मेल खाती हुई है, जिसके कारण इन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। तो अंत में जो समान उच्चारण वाले शब्द आते हैं किसी छंद के अंत में, उन्हें ही हम तुक कहते हैं। तुक हो गया। उसके बाद पाद, किसी, जैसे हम लोग पैरों के बल चलते हैं, उसी प्रकार की जो छंद है, जो दोहा सोरठा चौपाई है, छंद है, वो भी, उसके भी चरण होते हैं। वो भी एक जैसे कविता होती है उसकी लाइनें होती हैं, लाइनों को ही, कविता की जो लाइनें होती हैं उन्हें ही हम पाद या चरण कहते हैं। पाद मीन्स होता है पैर, चरण मीन्स होता है पैर, तो वो उनके चरण है, वो उनके पैर हैं। तो प्रातः कविता में 4 चरण होते हैं, छंदों में 4 चरण होते हैं, और छंद की प्रत्येक पंक्ति को ही हम पाद कहते हैं। अब देख लीजिए आपके जो मात्रा के भी देख लेते हैं। मात्रा, जब किसी वर्ण को पढ़ते हैं, किसी शब्द को हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में जितना अधिक समय लगता है, जो भी समय लगता है किसी वर्ण को पढ़ने में, किसी भी शब्द को पढ़ने में, उसे उसकी मात्रा कहते हैं। जैसे छोटा का है, का में मात्रा नहीं लगी है तो वो बहुत जल्दी पढ़ लेंगे का। अगर का में मात्रा लगी रहेगी तो का पढ़ेंगे। जैसे काग है तो क्या पढ़ेंगे? काग। अगर का में मात्रा नहीं होगी तो हम क्या पढ़ेंगे? कग पढ़ेंगे। तो जो भी, किसी भी वर्ण को पढ़ने में जो समय हमारा लगता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। ज़्यादा समय लगता है तो उसे हम दीर्घ कहते हैं, और कम समय लगता है तो उसे ह्रस्व कहते हैं। उसमें छोटी मात्रा रहती है, और जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ मात्रा वाला वर्ण कहते हैं। तो ये तो हो गई आपके छंद के प्रमुख जो तत्व हैं वो हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो छंद है
वो कौन कौन से छंद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। आपके जो पाठ्यक्रम में अभी छंद रखे गए हैं, हो सकता है थोड़ा आपको कम समझ में आया हो, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे, अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे, अपनी किताब से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आपके पाठ्यक्रम में जो पहला छंद रखा गया है वो चौपाई रखा गया है। क्या रखा गया है? चौपाई। चौपाई रखा गया है। चौपाई छंद की पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इसकी क्या होती है? चौपाई की परिभाषा देख लेते हैं। चौपाई की परिभाषा, यह सममात्रिक छंद है। यह जो है वह कहता है सममात्रिक छंद है। सममात्रिक, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में इसके 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अंत में गुरु के आ जाने से चौपाई की सुंदरता बढ़ जाती है। अगर इसमें गुरु आ जाता है अंत में तो इस चौपाई की जो सुंदरता है वह बढ़ जाती है। उदाहरण हम देख लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब यहाँ पे देखिए सागर और उजागर एक जैसे शब्द लगते हैं। ध्वनि समान ध्वनि होने के कारण सागर और उजागर में तुकांत शब्द है। तुकांत। ठीक है। इसके बाद ये जो ये पहला चरण हो गया और ये दूसरा चरण हो गया। चरण या पाद। चरण या पाद, ये पहला चरण और ये दूसरा चरण। ठीक है। ये पहला चरण और दूसरा, जितने भी लाइनें होंगी, जितनी भी पंक्तियां होंगी, उन्हें हम चरण या पाद कहते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक स्पीड बन गई उसे ही हम गति कहते हैं। और ये कॉमा लगा हुआ है, इसे हम यति कहते हैं। यति में होता है विराम अर्थात रुकना। अब इसके मात्राओं की गणना कर लेते हैं। जैसे मात्रिक छंद मैंने बताया, मात्राओं की गणना करते हैं। ये मात्रिक छंद, ये यहाँ पे देखिए लिखा है मात्रिक छंद। इसमें हम मात्राएं देख लेते हैं। ह्रस्व, और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये गुरु है। गुरु का मतलब है 2 मात्राएं। गुरु में कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं। और लघु में या ह्रस्व में कितनी मात्राएं होती हैं? 1 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 1 मात्रा होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ 1 मात्रा, जा ये 1 मात्रा, हनुमान मान ज्यादा देर तक रुकते हैं तो ये गुरु हो जाएगा, गुरु वाली मात्रा हो जाएगी। ज्ञान ये गुरु हो जाएगा, ना जो है ह्रस्व हो जाएगा, छोटी मात्रा। गुण छोटे की मात्रा है, इसमें ह्रस्व हो जाएगा। सागर, सागर ये गुरु हो जाएगा, ये लघु लघु हो जाएगा। और इसी प्रकार जय गुरु गुरु लघु लघु, और का में लघु, और पीस का पीस, तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा। तिहु ये लघु हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे हम इस शब्द को जल्दी से पढ़कर निकल जा रहे हैं तो यहाँ पे लघु हो जाएगा। लोक, लोक में लो में गुरु हो जाएगा, का में लघु हो जाएगा। उजागर लघु गुरु लघु लघु। अब मात्राओं की गणना कर लेते हैं। हमारी परिभाषा क्या थी? इसके प्रत्येक ये 4 चरण होते हैं। 4 चरण, 2 चरण ही मैंने लिखे हैं, 4 चरण अभी यहाँ ने लिखा है। यहाँ पे देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 4 लाइनें हैं, पर यहाँ मैंने 2 ही लिखा है। जब भी PDF आएगा 4 लाइनें होंगी उसमें। तो यहाँ पे मात्राओं की गणना हम देख लेते हैं। इन मात्राओं की गणना गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्राएं हो गई। कितनी हो गई? 16 मात्राएं। 16 मात्राएं हो गई। क्या बताया गया यहाँ? मात्राओं की संख्या प्रत्येक चरण में बराबर बराबर होंगी, अर्थात 16 16 होंगे। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होंगी। ये ध्यान रखिएगा, जो जहाँ यस के आकार का चिन्ह बना है अर्थात वो बड़ा वर्ण होगा, अर्थात उसमें बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा या फिर अंक की मात्रा रहेगी, तो वहाँ पे 2 मात्राएं गिनते हैं। जैसे इनको एक एक गिनते हैं, 1 2 3 गिनते हैं, लेकिन इसमें 2 गिन लेते हैं। 3 2 कितनी हो गई? 5। तो ये 2 मात्राओं को जोड़ेंगे तब हमारी मात्राएं 16 हो जाएंगी। तो आप लोग इस जो छंद है इसको आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो अपनी पुस्तक से आप पढ़ लीजिएगा और इसको कमेंट करके पूछिएगा, कोई अगर समस्या आपको होती है तो। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला और अंतिम जो छंद है उसे देख लेते हैं। वह है दोहा। दोहा छंद है। दोहा छंद की बात कर लेते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद है। आधा सम है, आधा विषम है। अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है ना। उसके बाद इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं होती हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। उदाहरण श्री गुरुचरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। तो ये उदाहरण है। ये हमारा पहला पाद हो गया, चरण हो गया। ये दूसरा चरण हो गया। मात्राएं यहाँ पे देख लेते हैं। श्री 2 मात्रा, गुरु लघु लघु लघु, सरोज रज, इसमें निज मन मुकुर सुधारी। अब यहाँ देखिए मात्राओं की गणना कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? इसके पहले और तीसरे चरण में, यहाँ पहला और दूसरा चरण है। तीसरा चौथा मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाया है, नहीं लिखा है अभी। तो यहाँ पे देखिए ये पहले और तीसरे चरण में, पहले और दूसरे चरण कितनी मात्रा है? यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसके पहले और तीसरे चरण में। यहाँ पे पहले वाले में देख लेते हैं और दूसरे चरण में देख लेते हैं। दूसरे चरण में कितनी मात्रा होंगी? 11। देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं होंगी। क्या कहा गया है? पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं। लेकिन दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 11 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर ये 11 मात्राएं हैं। इसी प्रकार से तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और जो चौथा चरण आएगा उसमें 11 मात्राएं होंगी। तो ये जो पूरा दोहा है, श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। तो ये हमारा उदाहरण हो गया। ये आपके पाठ्यक्रम में है और ये इसका जो
दोहा है, इसका जो उदाहरण है वो आपको कंप्लीट पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। और 20 तारीख को आपका जो अंतिम वीडियो आएगा उसके पहले पहले ये जो तत्व हैं, जो 3 तत्व हैं, छंद है, रस है और अलंकार है, इनका वीडियो आपको, इन सभी का जो वीडियो है आपको मिल जाएगा और इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी चीज़ें आधी अधूरी है उन्हें पूर्ण करके आपको ये सब भेज दी जाएगी कंप्लीट पीडीएफ के रूप में। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और जो भी पीडीएफ के रूप में भेजा जा रहा है उसे आप लिखते रहिए, समय का सदुपयोग करिए, घर पर रहिए, अध्ययन जारी रखिए। कोई भी समस्या आती है तो 20 तारीख तक आप 10 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या का समाधान तत्काल आपको दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में संभवतः हम रस को लेकर उपस्थित होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में रस को लेकर परिभाषा और उदाहरण के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।